हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस नंबर 10 जो है पीएचडी से रिलेटेड सीएसवीटीयू का उसका पार्ट 1 देखा था, जिसमें कि हमने 1 से लेकर के 5th पेज तक को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे का देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीएसवीटीयू के ये जो मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस है, इसमें इन्होंने पार्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ ऐड किया है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि किसी भी रेप्यूटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में वर्क कर रहे हैं, जो कि सीएसवीटीयू के नियर बाय हैं, वो एलिजिबल हैं पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और ये जो टीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ के टीचर्स हैं, लाइक एफिलिएटेड कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, इन सब की भी जो रिसर्च फेलोज हैं, जितने भी रिलेटेड लोग हैं जो कि कहीं और वर्क कर रहे हैं, वो यहाँ पर एज अ पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं सीएसवीटीयू के, वो तो उनको फुलफिल करना ही होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। तो फर्स्ट है, कैंडिडेट्स शुड बी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच एनकरेजेस एंड फैसिलिटेट्स रिसर्च। मतलब वो ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जहां पर कि वो रिसर्च कर सकें, उनके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, लाइक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है 55% और 60% वाला, उसको भी फुलफिल करना जरूरी है। साथ ही साथ कैंडिडेट जो है उनको मिनिमम 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको अपने जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, वहाँ से कंसेंट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हम एनओसी बोलते हैं, वो लेके आना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा, तभी वो आगे जो है परस्यू कर सकते हैं पीएचडी। जो पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी दी गई है कि वो एक ईयर में 60 वर्किंग डेज अगर आएंगे तो हो जाएगा। मतलब मिनिमम 3 अटेंडेंस पर मंथ जो है वो इनके लिए कंपलसरी है पार्ट टाइम वालों के लिए। और बाकी जितने एग्जिस्टिंग एकेडमिक रेगुलेशंस हैं वो सभी फॉलो किए जाएंगे पार्ट टाइम में, जैसे कि जो रेगुलर पीएचडी स्कॉलर्स के लिए होता है, सेम वैसे ही। अब बात करते हैं फीस की। तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो यूनिवर्सिटी को पे करना ही है, और जो रेट होगा वो जो यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम जो एक लिस्ट निकालेंगे, फीस स्ट्रक्चर निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट इनको पे करना है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ बाइफर्केशंस दिया हुआ है हमको समझने के लिए, कि एवरी 6 मंथ आपको रिसर्च सेंटर फीस पे करनी होती है। यहाँ एक चीज समझ लें कि पीएचडी स्कॉलर एक बार जब एडमिशन लेता है, उसको 2 कैटेगरी की फीस भरनी होती है। एक है जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को फिल कर हम सबमिट करते हैं, और एक होता है जो रिसर्च सेंटर को पे की जाती है। तो रिसर्च सेंटर को क्या क्या पे करते हैं, ट्यूशन फीस होती है, लाइब्रेरी फीस होती है, और लेबोरेटरी फीस होती है। ये एवरी 6 मंथ्स आपको पे करनी है। तो इसको भी जो फीस फिक्सेशन कमेटी है वो डिसाइड करती है, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी आपको नोटिफाई करेगी कि रिसर्च सेंटर को भी आपको कितना फीस पे करना है। उसके बाद कुछ फीस होती है जो सिर्फ एक ही बार पे करनी होती है, वंस, जैसे कि लाइब्रेरी कॉशन मनी है जो कि बाद में रिफंड हो जाती है। फिर लेबोरेटरी कॉशन मनी है, ये भी रिफंडेबल है। फिर आइडेंटिटी कार्ड फीस है, और डेवलपमेंट फीस है। ये आपको सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में भरनी होगी या पे करनी होगी रिसर्च सेंटर को। इसके बाद है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी फीस शैल बी एज फॉलोज। तो यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी फीस है वो आपको एवरी 6 मंथ्स में पे करनी है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कॉशन मनी जो है ये आपको एक ही बार पे करनी है, और ये रिफंडेबल होगी। तो इसमें यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितनी भी फीस यहाँ पर बताई गई है वो टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन देगी, और वो बता देंगे कि आपको कितना फीस पे करना है। 6 monthly fees shall be paid till the student submits his or her PhD thesis. यहाँ पर कैंडिडेट्स ध्यान दें, थोड़ा सा चेंज है पुराने ऑर्डिनेंस से। पहले फीस जो है वो सिर्फ थीसिस सबमिशन तक, समरी सबमिशन तक होती थी, पर अब यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि जब तक आप पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपको 6 मंथली जो फीस है वो पे करते रहना है। और जो टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के, जो भी
टीचर फेलोशिप स्कीम में आते हैं यूजीसी आईआईसीटी के, उनको भी पूरी फीस वैसे ही पे करनी है जैसे कि बाकी लोगों को करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और चीज की, वो है आरडीसी। जैसे कि पहले हमने शुरू में देखा था डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी, जिसको कि डीआरसी बोला गया था। उसी तरीके से एक होती है कमेटी जिसको बोलते हैं रिसर्च डिग्री कमेटी। ये यूनिवर्सिटी जो है ये फॉर्म करती है, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। डिफरेंस समझ लीजिए, डीआरसी जो है वो इंस्टीट्यूट की होती है, इंस्टीट्यूट यानी रिसर्च सेंटर से रिलेटेड होती है, और आरडीसी जो है वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती है। अब आरडीसी में हम क्या करते हैं, तो जैसे आपने प्री पीएचडी कोर्स वर्क अपना कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद आपका रिजल्ट, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया, फिर आप एलिजिबल हो गए अपने सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए। सिनॉप्सिस का अपना एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, अपना जो रिसर्च वर्क है जिस पे आप वर्क करने वाले हो उसका एक प्रॉपर पूरा आउटलाइन बनाना है, जिसमें टाइटल होगा और साथ ही साथ पूरा डिटेल उसमें सिनॉप्सिस होगी। वो हमको देने हैं कितनी कॉपीज में, 6 कॉपीज में। इट विल बी ड्यूली फॉरवर्डेड बाय, मतलब उसमें सिग्नेचर होंगे किसके, सुपरवाइजर यानी गाइड, और को सुपरवाइजर यानी को गाइड के, और साथ ही साथ जो आपके रिसर्च सेंटर में जो डीआरसी कमेटी है यानी प्रिंसिपल है या चेयरमैन है, उनके सिग्नेचर साथ में होंगे और वो उसको फॉरवर्ड करेंगे यूनिवर्सिटी को। ठीक है, अब क्या होगा, जो कैंडिडेट है उनको वहां पर एक ओरल प्रेजेंटेशन देना होगा अपने प्रपोज्ड वर्क का। और बेसिकली ये जो आरडीसी होती है इसमें क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं या जो कमिटी मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रॉपरली आपके वर्क को एनालाइज करते हैं कि उसमें नॉवेल्टी है कि नहीं, वो हो सकता है कि नहीं, या उसमें जो भी करेक्शंस हैं टाइटल में या वर्क में वो उसी समय डिस्कस करके आपको बता दिया जाता है। जो आपका टाइटल एक बार आरडीसी में फाइनल होगा वो आपका आखिरी तक वही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर करेक्शंस भी आते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, वो आप हमको करने होते हैं। बात होती है कमेटी की। कमेटी में मेन होते हैं कुलपति या वाइस चांसलर और हिज नॉमिनी, या तो खुद वीसी होंगे यूनिवर्सिटी के या उनके वीसी नॉमिनी एक होंगे यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव। फिर डीन ऑफ द फैकल्टी, मतलब यूनिवर्सिटी के जो डीन है वो उसमें रहेंगे। फिर हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यूटीडी या स्कूल ऑफ स्टडीज इंस्टीट्यूशन इन द सब्जेक्ट। फिर चेयरमैन रहेंगे बोर्ड ऑफ स्टडीज के, और साथ ही साथ उसमें एक एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं ऑफ द रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टू बी नॉमिनेटेड बाय वाइस चांसलर। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये हमको पता होना चाहिए, ये तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी फाइनल करते हैं। जो प्रोफेसर लेवल की एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और ये उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जिस सब्जेक्ट के आप कैंडिडेट होंगे। ठीक है, और जा रहा है कि जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज होते हैं वो क्या करते हैं, हमको 5 एक्सपर्ट्स का नाम देते हैं, एक पैनल देते हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो वाइस चांसलर वो टिक करके देते हैं और उसके बाद वो उस पैनल में आ जाते हैं। और एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट और जो 2 मेंबर्स हैं, मतलब 3 मेंबर्स अगर होंगे तो आपकी आरडीसी कमेटी की मीटिंग हो सकती है, उसका फोरम कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है कि सुपरवाइजर और को सुपरवाइजर, इनको वहां पर प्रेजेंट रहना होता है ड्यूरिंग द ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ द कैंडिडेट। ये इसलिए प्रेजेंट होने बोलते हैं कि अभी कैंडिडेट का जो है वो काम या टॉपिक फाइनलाइज हो रहा है, तो उस समय अगर एक्सपर्ट कोई सजेशन देते हैं तो गाइड को गाइड की कंसेंट से म्यूचुअली डिसाइड करके ये लोग उसको फाइनल करते हैं, जिससे कि एक बार जो टाइटल फाइनल हुआ या जो टॉपिक फाइनल हुआ उसी को जो स्कॉलर है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। और यहाँ पर एक चीज है कि नो टीएडीए विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट एज वेल एज सुपरवाइजर्स को सुपरवाइजर्स फॉर अटेंडिंग द आरडीसी मीटिंग। ओके, अब ये मीटिंग कहाँ होती है, तो द मीटिंग ऑफ द आरडीसी शैल बी हेल्ड इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में होती है, जनरली साल में 2 बार होती है, जो कि एक टेंटेटिव जुलाई या जनवरी में होती है, बट ये भी जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर होती है, वो अपने हिसाब से वो इसकी डेट्स जो है वो उसको नोटिफाई करते हैं, निकालते हैं। और यहाँ पर इसी आरडीसी में एक चीज और होती है कि जो सुपरवाइजर को सुपरवाइजर पहले से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है उनके भी एप्लीकेशंस यहीं पर पुट होते हैं और यहाँ पर उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को देखा जाता है और उसके बाद उनको
अगर वो ऑर्डिनेंस के हिसाब से ओके होते हैं तो उनको भी यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाता है। यहाँ एक पॉइंट क्लियर करूंगी कि किसी भी गाइड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले वो रिसर्च सेंटर में जाता है, वहाँ की डीआरसी में पुट होता है और फिर वो वहाँ से फॉरवर्ड होता है टू यूनिवर्सिटी, फिर यूनिवर्सिटी उसको आरडीसी में रखती है, फिर वहाँ पर फाइनल अप्रूवल होता है। सो कमिटी जो है ये लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सुपरवाइजर्स को सुपरवाइजर्स भी यहाँ उनको प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो लिस्ट है ये जनरली डीआरसी के थ्रू आती है जैसे मैंने बताया, और फिर यहाँ पर उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए और वेबसाइट में भी रहनी चाहिए। सो यहाँ पर जो कमेटी है उनका क्या काम होगा, वो पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे और फिर वो रिकमेंड करेंगे कि कैंडिडेट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। और वो क्या क्या देखेंगे, टाइटल देखते हैं, सिनॉप्सिस देखते हैं, साथ ही साथ सुपरवाइजर को सुपरवाइजर का डिटेल देखेंगे और प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क कि वो जो कैंडिडेट है वो कहाँ पर ये रिसर्च वर्क करेगा, कौन से रिसर्च सेंटर में। और यहाँ पर आरडीसी के पास राइट होता है कि वो सजेशन दे सके, कुछ करेक्शंस करवा सके, रिवीजन या ऑल्टरेशंस जो उनको लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वर्क है तो कई बार इसमें करेक्शंस होते हैं, एडिटिंग होता है, जिसको फिर कंप्लीट करके कैंडिडेट को सबमिट करना होता है। फिर जब अप्रूवल हो गया आरडीसी में तब कैंडिडेट जो है वो रजिस्टर करेंगे अपने आप को, रजिस्ट्रेशन उनका होगा और उनका एनरोलमेंट आएगा एज अ स्टूडेंट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर आरडीसी मीटिंग। यहाँ पर एक चीज, जो इनका पीएचडी की डेट होती है वो इसी आरडीसी की मीटिंग के बाद की डेट होती है और यहाँ पर तभी फाइनल किया जाता है जब वो पूरी तरीके से अपना फॉर्म फिल कर दें, फीस पे कर दें और ये उनको टाइम दिया जाता है कि विद इन 15 डेज उनको इस मीटिंग के पे करना होता है। ठीक है, और उसके बाद जब ये सब सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं वो एक लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करते हैं और सभी को वो लेटर मिल जाता है। और इसके बाद फिर कैंडिडेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाइम टू टाइम या एवरी 6 मंथ जो यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है वो और रिसर्च सेंटर की पे करनी है वो दोनों ही फीस टाइम टू टाइम पे करते रहे। फिर यूनिवर्सिटी जो है वो एक लिस्ट मेंटेन करेगी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स की, साथ ही साथ उनका उसमें टॉपिक रहेगा, उनका सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के नेम रहेंगे, डेट ऑफ एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन, सभी चीजें वेबसाइट में वो अपलोड कर देंगे ईयर वाइज। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आरडीसी को लगता है कि कुछ माइनर या मेजर रिवीजन होने हैं तो वो हो सकता है, या उनको ऐसा लगेगा कि ओरल प्रेजेंटेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो रिवाइज करने के लिए भी बोल सकते हैं। माइनर रिवीजन होता है तो वो जस्ट सबमिट करवा लेते हैं, और अगर मेजर रिवीजन होता है तो हो सकता है फिर उनको दोबारा ओरल प्रेजेंटेशन देना हो और उनको रीअपियर होना होगा नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आरडीसी में। और अगर मान लो इसमें माइनर से चेंजेस हैं तो फिर वो उन चेंजेस को करके विद इन 1 मंथ सबमिट कर सकते हैं, बट अगर मेजर चेंजेस हैं तो रीअपियर होना पड़ेगा। फिर इफ द आरडीसी डज नॉट रिकमेंड ए कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज आरडीसी ने ये बोला कि इसका ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है वर्क और इसको हम बिल्कुल अप्रूव नहीं करेंगे, तो वो चीज़ भी कम्युनिकेट कर दी जाती है और फिर अगर वो क्वेश्चन मनी उन्होंने डिपॉजिट कर दिए तो उसको वापस मिल जाएगा। और यहाँ पर जनरली एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है और एग्जामिनेशन है पूरा इंग्लिश में ही होता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टडी। ओके, तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो हम फिर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।